अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो को शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज काजी फ़ायज़ ईसा हमारे मौजू हैं जो चीफ जस्टिस साहब बने। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग जो लाहौर में हुई उस पर डिस्कस करेंगे। नंबर 3 मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद और उसकी तैयारियाँ। नंबर 4 बंदयाल का जाते जाते स्कैंडल बेनकाब हो गया, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले आते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिसके खिलाफ जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान ने मिलकर साजिश की कि इसको आइंदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने से रोका जाए और उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस बना के पेश किया गया और 2 साल काजी साहब की अहलिया को अदालतों के धक्के खिलाए। वो वहाँ खड़ी रही FBI में, कभी अदलिया में, और ये बंदयाल उस वक्त उसकी गैरत नहीं आ रही थी बंदयाल को कि उसके एक जज की बीवी को किस तरह अदालत में बुलाया जा रहा है। लेकिन जब मज़ार नकवी की बात आई तो उसने कहा कि मैं अपने जजों के साथ खड़ा हूँ। ये एक लानती किरदार था जिसका खात्मा 16 तारीख को हुआ। ये हमेशा तारीख के उस कूड़ेदान में होगा जहाँ मौलवी मुश्ताक है, जहाँ जस्टिस अनवार है, जहाँ नसीम शाह है, जहाँ इससे पिछले साकिब नासूर है, अपना वो दजाल इफ्तिखार चौधरी, और गुलजार जिसको ख्याल था कि कराची को 1965 के नक्शे तक वापस लाना है और उसमें बिल्डिंगें गिरानी शुरू की। कराची के नस्ला टावर समेत काफ़ी लोगों को इसने बेरोजगार किया और घरों से बेदखल कराया। तो इस किस्म के घनावे किरदार तारीख के कूड़ेदान में होंगे और ये भी कूड़ेदान में चला गया है। साकिब निसार को तो 2 दिन पहले जब वो अमेरिका से वापस आए, दोहा एयरपोर्ट पर अच्छी खासी बेइज्जती हुई है और अकेले ख्वाल और खजर हो रहे थे, एक कोने में जाकर खड़े हो गए। उसके बाद वो पाकिस्तान आए, लेकिन बड़ी ख्वारी के बाद वहाँ क्या हुआ वो सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। मुख्तलिफ ब्लॉगर ने बताई हैं कि किस तरह लोगों ने उसे वहाँ दोहा एयरपोर्ट पे जलील किया। उसके बाद आते हैं काजी साहब पर। काजी साहब की एक तवील जदोजहद है। काजी फ़ायज़ ईसा के वालिद काजी ईसा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी रहे और उनके साथ पाकिस्तान की जदोजहद, तहरीक आज़ादी, इन सब में वो शामिल रहे। मुस्लिम लीग को फिनेंशियल उन्होंने सपोर्ट भी किया और लाहौर में जो जिन्नाह हाउस है जिसका केस आजकल इमरान खान और दूसरों में चल रहा है, जो कोर कमांडर हाउस बना, ये हाउस भी काजी फ़ायज़ ईसा के वालिद ने ख़रीदा था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए, उनके रहाइश के लिए। लेकिन ये एक इत्तफ़ाक़ की बात है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान जब आए तो उस वक्त ये अभी उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ था और वो जो ममदोट हाउस में रहते थे लाहौर में, लेकिन उसके बाद फिर वो कोयटा गए और फिर वो ज़ियारत में रहे, फिर उन्हें वापस लाहौर आना नसीब ही नहीं हुआ। तो ये एक तारीख के झरोखे से कहानी थी, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने एक तारीख रकम कर दी। आज जब उन्होंने हलफ उठाया तो उनकी अहलिया भी उनके साथ खड़ी थी, जिससे उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि एक दयानतदार, ईमानदार और बहादुर शख्स के साथ एक बहादुर लेडी का होना ज़रूरी है। उन्होंने ख़वातीन को भी इससे एक मैसेज दिया है कि वो भी अपने खावन के हक़ के साथ खड़ी रहें, उनके साथ लड़ें और हक़ की फतह ज़रूर होती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जितनी रियासती साजिशें थी वो सब नाकाम हुई और आज काजी साहब सुरखरू हो गए और आते ही उन्होंने कल के लिए एक बेंच फिक्स कर दिया है। पहला केस जो है सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर बिल था, जिसे बंदयाल ने स्टे आर्डर देके 7 जजों के जो है एक फोरम से बना के 3 जजों पर जाके फैसला कराया और इसको स्टे आर्डर देके कर दिया और बाद में से जो है ख़त्म कर दिया था। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने उसी वक्त अपने फैसले में कहा था कि बंदयाल या किसी भी बेंच का अब कोई भी फैसला गैर कानूनी हो गया, क्योंकि इस आइन शिक जो है आइन बनने के बाद, कानून बनने के बाद अब उस पर अमल न करना ये खिलाफ कानून होगा और इस पर जितने भी बेंचेस बनेंगे, जितने भी फैसले होंगे वो सब गैर कानूनी होंगे। तो इंशाल्लाह कल काजी साहब बैठेंगे और काजी साहब ने फुल कोर्ट कल की, जिसकी पिछले 1.5 साल से बंदयाल से मुतालबा किया जा रहा था हर केस में कि फुल कोर्ट बनाओ ताकि इंसाफ हो। लेकिन बंदयाल ने कहा नहीं, मैं अकेला ही इंसाफ हूँ और अकेला ही इंसाफ करूँगा। वो इंसाफ करते करते गटर में चले गए और अब फुल कोर्ट बनेगा और कल जो धमाके होंगे
वो पूरी दुनिया देखेगी। वही आरिफ अलवी बदनमा बद किरदार जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, आज वही उससे हलफ ले रहा था। तो अलवी को कैसा लग रहा होगा, उसका ज़मीर उसको ज़रूर मलामत करता होगा कि जिस शख्स के खिलाफ उसने इतनी नफरत अंगेज बकवासियात पर मुबनी एक जो है रेफरेंस भेजा था, आज वो उसके सामने खड़ा हलफ ले रहा है। और कल जब उलवी सदर नहीं रहेगा तो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजेस के सामने हाथ बांध के खड़ा होगा, और ये आने वाला वक्त आपको दिखाएगा। दूसरी तरफ आते हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास जिसका बड़ा शौक था दुनिया में कि बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, बिलावल और आसिफ ज़रदारी में ठन गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 दिन का जो इजलास चला उसमें काफ़ी घन गरज हुई और बिलावल ने पार्टी की पंजाब के रहनुमाओं का साथ दिया और कहा कि ये सब सही कह रहे हैं कि अगर हमने अभी भी मुज़ाहमती तहरीक शुरू नहीं की तो पंजाब समेत पीपल्स पार्टी जो बची खुची पीपल्स पार्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नहीं, ऐसा अभी न करें, आप मुझ पर छोड़ें, मैं इसको मामलात को ठीक करूँगा। तो अब देखना ये फिर बिलावल भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे भी उनकी बेबसी नज़र आ रही थी। उनके आंखों से उसकी जो बात कर रहा था उसकी आंखें उससे मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि बिलावल के अंदर में एक जोश और जुनून है जो अपनी वालदा वाला वो चाहता है कि बाप उसके हाथ छोड़े तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो 2-2 हाथ करे। लेकिन आसिफ ज़रदारी ने सबको मना कर दिया कि उन्हें एक मौका दिया जाए, और बिलावल ने भी यही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने वालिद को और हमारी पार्टी आसिफ अली ज़रदारी को मज़ीद एक मौका और देना चाहती है कि वो अपनी कई कोशिश कर ले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कहीं और केक से हिस्सा मिलेगा, इसलिए पीपल्स पार्टी अब जो है या सिंध पे किनारा कश जो अख्तियार कर ले और कोने में बैठ जाए, या फिर उसे सिंध भी नहीं मिलेगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने भी वाज़ेह तौर पर लंदन में 2 रोज़ कबल सहाफ़ियों के साथ कहा कि मैं दुनिया के हर आदमी के साथ इताअत कर सकता हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी और आसिफ ज़रदारी के साथ नहीं। तो ये क्या रातों रात कहानी पक गई है कि नवाज शरीफ इतने वफर गए हैं, इधर बिलावल भुट्टो भी ताक ताक के मुस्लिम लीग पर निशाने मार रहे हैं। उन्होंने पीर साहब पगाड़ा का वो तारीखी जुमला का मरहूम का कि पीर पगाड़ा ने कहा था ये 90s के दौर में कि नवाज शरीफ वो शख्स है जो मुसीबत में पाँव पकड़ता है और जब मुसीबत से निकलता है तो गले पकड़ता है। वही बात फिर बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर कही, लेकिन सब लोग समझते हैं कि उनका इशारा किसके तरफ था। तो यूँ पीपल्स पार्टी की सियासत में अभी वो चीज़ सामने नहीं आई जिसका इंतज़ार था। अभी वहाँ गोमोगो की कैफियतें, एक मकमसेसी की जो है कैफियत है कि क्या करें क्या न करें, और ये सूरत हाल मेरा ख्याल है इंतखाबात तक पीपल्स पार्टी बताती रहेगी। इंतखाबी दंगल जब होगा, इंतखाबात का जब ऐलान होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी किस जगह पर पहुंचती है। दूसरी तरफ सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। उसके 2 अहम साथी यानी 2 फरिश्ते जो उसके साथ चलते थे, एक दाएं और एक बाएं, एक का ताल्लुक पंजाब से था और एक का ताल्लुक उसी के हलके से एक सलीम बाजारी है जो उसके वालिद का भी PS और PA रहा है, इसके साथ भी रहा है, लेकिन और सारे सया सफ़ेद का मालिक था मुराद अली शाह के दौर में। तो इन दोनों अफराद के खिलाफ नेब में छानबीन शुरू हो चुकी है और गिरफ्तारियां होने का मौसम आया चाहता है। तो अब देखना ये होगा कि मुराद अली शाह भी इन केसों में जाते हैं या बचते हैं। दूसरी तरफ रानीपुर के केस को ख़राब किया जा रहा है, उस केस पर कोई तवज्जो नहीं है। अभी तक इस केस की मरकज़ी मुलज़मा गिरफ्तार नहीं हुई और न इस केस का कोई चालान कहीं पेश हुआ है। लगता ऐसे है कि बासर अफराद इस केस को डिले पॉलिटिक्स के ज़रिए धकेल रहे हैं पीछे ताकि लोगों के जहनों से ये चीज़ निकले और इस केस को दबा लिया जाए। और ऐसा ही होगा जैसा होता आ रहा है पाकिस्तान में। यहाँ तो कोई इंसाफ और कानून की कोई परवाह करता नहीं है, बल्कि इंसाफ और कानून को अपनी रखेल बना के चलते हैं लोग। दूसरी तरफ आते हैं मुस्लिम लीग के लिए नवाज शरीफ की वापसी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। मरियम नवाज ने कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया और तमाम पार्टी जिम्मेदारान जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान
पंजाब से, रावलपिंडी डिवीज़न से और कोटवार से सारे लोग वहाँ जमा थे। उनसे खिताब किया और कहा कि वो अपने तौर पर अपने कायद का इस्तकबाल करें और आगे आएँ। उसके बाद आज लाहौर में भी इजलास हुआ है, जिसमें पहली बार हमजा शहबाज भी नज़र आए और उस इजलास में वो मरियम नवाज़ के साथ ही बैठे हुए थे। लेकिन जो इख्तिलाफात की इनकी खबरें पसे पुश्त अपनी जगह पर वो कायम है, वो चल रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करना है तो सब मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाइयाँ कितनी कामयाब होती हैं और नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये कितने लोग जमा करते हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, पंजाब और सिंध के लोगों का और पाकिस्तान के गरीब लोगों का गुस्सा इतना ही बढ़ता जा रहा है। सिस्टम से, हर चीज़ से लोग लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं। उसके बाद लंदन से भी एक खबर दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ कहीं जा रहे थे या अपने घर से ऑफिस की तरफ, तो एक औरत उनकी गाड़ी के साथ आई, तो उनके ड्राइवर ने शीशा नीचे किया, लेकिन उस औरत ने, वो जो यकीनन पीटीआई की टूलर्स जो वहाँ खड़े रहते हैं बाहर, उन्हीं में से कोई थी, उसने इमरान अंग्रेज़ी में बात करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ को कि तुम पाकिस्तान के करप्ट तरीन सियासतदान हो, जिस पर नवाज़ शरीफ के ड्राइवर ने उन पर थूक दिया। तो काफ़ी सहाफ़ियों ने, जिसमें मंसूर अली खान भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि ये औरत के साथ जाती है, उसको नहीं करना चाहिए। तो मैं इसका मुखालिफ हूँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये औरतें जो चंद डॉलर लेकर सारा दिन वहाँ कुत्ते की तरह भौंकती रहती हैं, इनको जवाब मिलना चाहिए ताकि ये भी कोई सुकून से बैठे, क्योंकि लंदन का कानून कुछ और है, वहाँ किसी को कुछ आप कर नहीं सकते। जो गालिम गलूच करे, जो कुछ करे वो करते रहे, आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये रोज़ाना अनिल नुसरत और चीकू पांडे उनसे पैसे लेकर यहाँ आते हैं और सारा दिन दिहाड़ी लगाकर शाम तक अपना गला फाड़ के चीखते रहते हैं, गालियाँ देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा हुआ तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं बंदियाल के करप्शन के केस की तरफ, जिसको सईद चौधरी ने खोला है। सईद चौधरी पता है कि रिंग रोड की एक जो है वहाँ सोसाइटी में बंदियाल की बीवी ने वहाँ एक प्लाट हथियाया कब्रिस्तान के नाम पर, वो कब्रिस्तान है वहाँ पर, उस कब्रिस्तान का प्लाट हथिया कर 2-4 महीनों में फिर बंदियाल ने कहा कि मेरी बीवी ने ये प्लाट लिया था, इसे प्लाट को चेंज करके आप जो है हमें कमर्शियल प्लाट दे दो। कंपनी वालों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कब्रिस्तान का प्लाट है, रफाई प्लाट है, उसकी जगह हम आपको ये कैसे दे सकते हैं। तो ये 6 करोड़ का प्लाट फिर जबरन बंदियाल ने हथियाया अपनी बीवी के नाम। अभी तक बंदियाल की तरफ से इसकी कोई तरदीद सामने नहीं आई। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सईद चौधरी ने अपने ब्लॉग में दिखाए। उसके बाद काफ़ी अखबारात में भी ये खबर आ गई बंदियाल की बीवी ने क्या गुल खुलाए। अभी तो ये पहला केस है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अगले ब्लॉग तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।